गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की गद्य खंड का सेकंड चैप्टर लहसा की ओर। बच्चों लहसा की ओर इस वृत्तांत की रचना किसने की है? राहुल सांकृत्यायन जी ने की है। अब कथा अलग होती है, वृत्तांत अलग होता है। वृत्तांत में व्यक्ति खुद के अनुभवों को बताता है, जो अनुभव कहीं जाकर किए हैं, वो कहीं घूमने गया है, उसके क्या अनुभव रहे हैं, वो वृत्तांत कहलाता है। तो ये सांकृत्यायन जी जब तिब्बत गए तो वहां पर उस समय उनको जाते हुए क्या क्या अनुभव हुए, उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ इसको बांटा है, बताया है इस पाठ में। ठीक है, ये उस समय की बात है जब चीन और भारत के बीच में विवाद चल रहा था और वहां पर भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था। वर्जित मतलब उनके लिए तिब्बत जाने की मनाही थी। लेखक को वहां पहुंचने के लिए, अब लेखक को तिब्बत जाना था, इसलिए उसने वहां जाने के लिए क्या किया? भिखारी का वेश धारण किया। लेखक वहां भिखारी बनकर गया। इस वृत्तांत में, इस यात्रा वृत्तांत में जो उन्होंने वहां पर यात्रा की, उसमें जो जो अनुभव उन्होंने किए उसकी जानकारी दी है। और उन्होंने साथ ही वहां की राजधानी जो है, तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का वर्णन भी बहुत अच्छे ढंग से इस कहानी में किया है। ठीक है, लेखक तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जिस रास्ते से हमारे देश की वस्तुएं तिब्बत जाती थी, लेखक ने वही रास्ता वहां जाने के लिए चुना। सारे रास्ते पुराने किले थे। वहां रास्तों में जो है बहुत पुरानी पुरानी इमारतें थी जहां चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी। तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था। रूढ़िवादिता मतलब वहां पर पुराने रीति रिवाजों को नहीं माना जाता था। जाति, छुआछूत, भेदभाव कुछ वहां पे नहीं मानते थे। और वहां की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। वे लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। अपने हो या अपरिचित, वे सभी की सहायता करते थे। ठीक है, वहां पर कोई व्यक्ति, अगर अनजान व्यक्ति भी किसी के घर में चला जाता है तो वे उसको घर में आने से नहीं रोकते, बल्कि वो व्यक्ति बेझिझक उनके घर अंदर जा सकता है, वहां पर उनके कमरों में बैठ सकता है। और अगर उसको कुछ खाने पीने की वहां पर इच्छा है तो वे अपना सामान उन लोगों को दे सकता है और वे उसको बनाकर उसको खिला देते हैं। तो इस तरह से जब लेखक वहां गया तो उसको रास्ते में लेखक को एक भिक्षु मिला। उसका नाम सुमति था। सुमति को जो है तिब्बत जाने के सारे रास्ते पता थे और वे दोनों भिखारी के भेष में तिब्बत चले गए। जब वे दोनों भिखारी के वेश में गए तो जाते समय उनको वहां पर रहने की अच्छी व्यवस्था मिल गई थी। लेकिन जब 5 वर्ष बाद लेखक वहां से सभ्य पुरुष की तरह वापस अपने भारत लौट रहा था तो रास्ते में उसे किसी ने ठहरने की जगह नहीं दी। अब यहाँ पर ये आश्चर्य होगा कि जब लेखक भिखारी के वेश में गया तो उसको सबने रहने की जगह दे दी, और जब वो एक अच्छे पुरुष, खूब पैसे वाले पुरुष की तरह वापिस आ रहे थे तो वहां पे किसी ने उनको जगह नहीं दी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही था कि शाम के टाइम पे जब लेखक किसी एक जगह ठहरने की जगह पर पहुंचा तो वहां पर लोग शाम के टाइम पे क्या है, शराब पीकर मस्त रहते थे। और जब वे शराब पीकर मस्त थे तो वो किसी को अपने बीच में नहीं आने देते थे, इसलिए उन्होंने लेखक को भी अपने बीच में ठहरने की जगह नहीं दी। तो इस तरह की थोड़ा उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है वहाँ के लोगों का। अब लेखक बताते हैं कि तिब्बत की सबसे ऊंचाई वाली जगह थोंगला है जो बहुत खतरनाक है और उसकी ऊंचाई 16 से 17,000 फीट की थी। ठीक है, थोंगला एक जगह है, वहां की ऊंचाई जो है 16 से 17,000 तक की फीट की थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे। अब थोंगला को पार करना वो सबसे खतरनाक काम था, क्योंकि उस जगह में डाकुओं का निवास रहता था। जब हम तिब्बत जा रहे हैं तो बीच में एक थोंगला एक जगह पड़ती है, तो वहां पर क्या था, डाकू लोग रहते थे
और डाकू लोग अगर वहां किसी व्यक्ति को मार देते थे तो उसकी कोई चिंता नहीं करता था। मतलब ना तो वहां पुलिस आती थी, ना कोई व्यक्ति उसकी खोजबीन करता था। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो गवाह कौन रहेगा कि किसने किसको मारा। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति मर गया उसका कहीं नामो निशान नहीं मिलता था। तो डाकू क्या करते थे, पहले उनका सामान लूट लेते थे और फिर बाद में लोगों को मार देते थे। यहाँ पर किसी को भी हथियार रखने की इजाजत थी। लोग बंदूक और पिस्तौल मतलब एक नॉर्मली चीज की तरह लेकर घूमते थे। गांव पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष वहां हत्या हुई थी। वे हत्या की चिंता नहीं करते क्योंकि जहां भी तनाव दिखाई देता है वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये सुमति और लेखक भी भिखारी के वेश में थोंगला के रास्ते से गुजर रहे थे तो डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। अब उन्होंने डाकुओं ने कहा भाई जो भी तुम पे सामान है वो सब हमें दे दो। तो सुमति को तो मालूम था कि यहाँ पर किस तरह से इनको हैंडल किया जाता है डाकुओं को। तो उन्होंने बिल्कुल एक पागलों वाली हरकत की कि भाई हम तो भिखारी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो उनकी ऐसी दशा देखकर डाकुओं को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनको वहां से छोड़ दिया। तो वे वहां से फिर आगे चले। ठीक है, अब जो है लेखक और सुमति जब वहां पर लहासा में पहुंचे तो मैदान के भीतर एक पहाड़ी दिखाई देती है। ठीक है, वहां पे पहाड़ी में उस पहाड़ के गांव में जो है सुमति के बहुत सारे यजमान रहते थे। मतलब सुमति की काफी जान पहचान थी वहां पर लोगों से। तो उसने क्या किया, अपने उससे कहा कि ये सांकरीला राहुल जी से कहा कि भाई आप जहाँ जाना चाहते हैं जाइए, मैं तो अपने यजमानों के साथ रहूंगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, सुमति ने उनको रोका कि नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत दिन लग जाएंगे, फिर हमें यहाँ लेट हो जाएगा। आप ऐसा करना, जब वापिस आएंगे तो तुम इनके साथ अपना थोड़ा समय बिता लेना और जो भी दक्षिणा ये देंगे तो आते समय तुम ले लेना। तो बहुत ही ज्यादा जिद करने के बाद क्या किया, राहुल सुमति को लेकर आगे चल दिए। तो काफी समय उन्होंने वहां पर बिताया। अब जब वो वापसी में लौट रहे थे तो फिर वापसी में सुमति ने कहा भाई मुझे तो अब अपने यजमानों के साथ जाना है, उनके पास जाना है। तो तब राहुल ने कहा कि ठीक है, आप लोग ऐसा करो, आप अपने लोगों से मिल के आओ और यहाँ पर एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में तब तक बैठता हूँ। तो राहुल उस मंदिर के अंदर चले गए और वहां पर उन्हें कुछ पुस्तकें मिली। ठीक है, तो वे पुस्तकें हाथ से लिखी हुई थी। 103 हाथ से लिखी पोथियां थी जिनको पढ़ने के लिए राहुल को क्या चाहिए था, 6-7 दिन का समय चाहिए था। तो उन्होंने इसलिए सुमति को वहां जाने से नहीं रोका। तो वे उस मंदिर में बैठ के क्या करने लगे, उन पोथियों को पढ़ने लगे। लेखक का आसन भी वहीं लगाया गया जहां पर बुद्ध वचन अनुवाद चल रहा था। ठीक है, बुद्ध की वहां पे हस्तलिखित कुछ पोथियां थी, ग्रंथ थे जिनको लेखक पढ़ने लगा। सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। सुमति दूसरे दिन गए और दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षुओं से विदाई लेकर वे वापस चल पड़े। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो है रास्ते में कई तरह की परेशानियों का सामना किया, वहाँ की संस्कृति के बारे में जाना, वहाँ के लोगों की जानकारी ली कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं। तो इस तरह की उन्होंने सब जानकारियां वहाँ से लेकर तो वे फिर काफी समय बाद फिर वे वापस अपने देश आ गए। तो ये इस कहानी का थोड़ा सा ये जो सार है ये मैंने आपको बता दिया और कल ये वर्कशीट में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। थैंक यू।